स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस मिस्टीरियस वीडियो में। बात है साल 1776 की। जर्मनी के एक छोटे से शहर इंग्लस्टाड में कुछ लोग जिनके चेहरे ढके हुए होते हैं एक सीक्रेट जगह पर मिलते हैं, एक सीक्रेट मकसद के साथ। दोस्तों ये कोई आम लोग नहीं थे, ये लोग थे एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर जो दुनिया पर पूरी तरह कंट्रोल करना चाहती थी। ये कहानी है कैसे सीक्रेट ग्रुप की जिनका मकसद था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना। ये कहानी है कैसे नाम की जो ना सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में मिलता है बल्कि आज भी कंस्पिरेसी थ्योरीज और ग्लोबल अफेयर्स की मिस्ट्रीज में छुपा हुआ है। ये कहानी है इल्यूमिनाटी की। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीक्रेट सोसाइटी है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा कि आज भी हॉलीवुड स्टार्स, वर्ल्ड लीडर्स और मीडिया पर्सनालिटीज इल्यूमिनाटी के मेंबर होते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक मिथ है या इसके पीछे कोई असली सच्चाई छुपी हुई है? आज हम अनकवर करेंगे सारे राज और देखते हैं कि ये एंशिएंट सोसाइटी कैसे मॉडर्न दुनिया को कंट्रोल कर रही है। दोस्तों हमारी इस कहानी में मेन कैरेक्टर है एडम वाइशॉप। उनका जन्म 6 फरवरी साल 1748 को बवेरिया आज के जर्मनी में हुआ था। एडम वाइशॉप की एजुकेशन इंग्लस्टाड यूनिवर्सिटी में हुई थी। उनकी एजुकेशन उन्हें इनलाइटनमेंट आइडियल्स और रैशनल थॉट की तरफ लेकर जाती थी, जबकि 18th सेंचुरी के जर्मनी में चर्च और स्टेट की पावर का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। रिलीजियस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो जैसे चर्च लोगों को बताता था कि लोगों को कैसे जीना चाहिए, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर रिलीजियस टीचिंग होती थी और साइंटिफिक सोच को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती थी। पॉलिटिकल कंट्रोल की बात करें तो जैसे राजा या लोकल लीडर्स अपनी मर्जी से कानून बनाते थे और जबरदस्ती लोगों से मनवाया करते थे। जो कोई भी राजा या चर्च के खिलाफ जाता उसको सख्त सजा दी जाती या फिर मरवा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी वाइशॉप की सोच सेकुलर थी और रिलीजियस कंट्रोल को रिजेक्ट करती थी। एडम वाइशॉप उनके फॉलोअर चाहते थे कि लोगों को इस डिक्टेटरशिप और चर्च के कंट्रोल से आजादी मिले और वो लॉजिक और रीजन का यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। इसी सोच के साथ 1 मई साल 1776 को जर्मनी के इंग्लस्टाड में एडम वाइशॉप एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत करते हैं जिनका मकसद होता है चर्च और स्टेट की पावर को चैलेंज करना और फ्रीडम ऑफ थॉट को प्रमोट करना। और इस सीक्रेट संस्था का नाम है इल्यूमिनाटी। लेकिन दोस्तों शुरुआत में इसका नाम इल्यूमिनाटी नहीं था बल्कि परफेक्टिविलिस्ट रखा गया था। फिर बाद में बदलकर इसका नाम इल्यूमिनाटी रखा गया। ये मेंबर प्राइमरीली इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर्स थे। वाइशॉप के क्लोज एसोसिएट में से एक एडोल्फ निक भी इल्यूमिनाटी के अर्ली मेंबर में शामिल होते हैं। वो ग्रुप को ऑर्गेनाइज और एक्सपेंड करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। निक की रिक्रूटमेंट एफर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की वजह से इल्यूमिनाटी के मेंबर की संख्या तेजी से बढ़ती है। इन मेंबर की मीटिंग रहस्यमय जगहों पर होती थी और सेक्रेसी और वफादारी की कसम ली जाती थी। शुरुआत के कुछ सालों में वाइशॉप और इल्यूमिनाटी के मेंबर केयरफुली नए लोगों को शामिल करते हैं। कैंडिडेट को इल्यूमिनाटी में ऑफिशियली शामिल होने के लिए सेक्रेसी का ओथ यानी शपथ लेनी पड़ती थी। ये ओथ सोसाइटी के सीक्रेट को कॉन्फिडेंशियल रखने और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए समर्पित होने का प्रतीक माना जाता था। ये लोग वो होते थे जो इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल कैपेबिलिटीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते थे और इल्यूमिनाटी के आइडियल्स और गोल्स के लिए वफादारी दिखाते थे। ये मेंबर सिर्फ सीक्रेट जगहों पर ही मिलते थे और इल्यूमिनाटी के मकसद को पूरा करने के लिए नए नए तरीके सोचते थे। इल्यूमिनाटी के मेंबर ने सेक्रेसी मेंटेन करने के लिए कोड नेम्स और सीक्रेट सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वाइशॉप का कोड नेम स्पार्टकस था और सीक्रेट सिंबल में ये लोग ऑल सीइंग आई ऑफ प्रोविडेंस का इस्तेमाल करते थे। आई ऑफ प्रोविडेंस एक सिंगल आई है जो एक ट्रायंगल के अंदर होती है और उसके ऊपर रेज ऑफ लाइट होती है। ये सिंबल ट्रेडिशनली डिवाइन प्रोविडेंस या गॉड के ऑल सीइंग आई को रिप्रेजेंट करता है जो सब कुछ देखने और जानने वाला है। इल्यूमिनाटी कॉन्टेक्स्ट में ये आई स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट और हायर नॉलेज को सिग्निफाई करता है। इसका मतलब ये है कि एक इनलाइटेंड इंडिविजुअल सब कुछ देख सकता है और सब कुछ समझ सकता है। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक ये सिंबल इल्यूमिनाटी के ग्लोबल कंट्रोल और सर्वेलेंस को सिग्निफाई करता है। और दूसरा पिरामिड विद 13 स्टेप्स। ये एक पिरामिड है जिसके टॉप पर एक आई होती है और इसके अलावा ओरोबोरस, बाफोमेट, हेक्साग्राम, रोज क्रॉस, डबल हेडेड ईगल। इन सिंबल का यूज इल्यूमिनाटी के स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल आइडियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता था। ये सिंबल न सिर्फ सीक्रेट कम्युनिकेशन और रिचुअल्स में यूज किए जाते थे बल्कि इल्यूमिनाटी के मेंबर के लिए डीपर और स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल मीनिंग को कन्वे करते थे।
दोस्तों इल्यूमिनाटी का स्ट्रक्चर हायरार्किकल था, जिसमें 3 लेवल थे। पहला लेवल नोविस का था। इसमें नए मेंबर को इल्यूमिनाटी के आइडियल्स, गोल्स और बेसिक प्रिंसिपल के बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी। दूसरा लेवल मिनरल का है। इसमें नोविस को प्रमोट किया जाता है जब उन्होंने पहली स्टेज की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया हो। इस लेवल पर मेंबर को ज्यादा डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दी जाती है इल्यूमिनाटी की फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ये मेंबर मीटिंग्स और डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते थे। तीसरा लेवल है इल्यूमिनेटेड मिनरल। ये सबसे हायर लेवल है, जिसमें मिनरल को उनकी डेडिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के आधार पर प्रमोट किया जाता है। इन मेंबर्स को लीडरशिप, रूल्स और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। ये लोग नए मेंबर को गाइड और मेंटोर भी करते थे। लेकिन दोस्तों उस वक्त जर्मनी में सिर्फ एक यही सीक्रेट सोसाइटी नहीं थी, बल्कि एक और सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका नाम था फ्री मसेनरी। ये एक इंटरनेशनल फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशन थी जो 17th सेंचुरी में स्टेब्लिश हुई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का फोकस ब्रदरहुड, मॉरल अपराइटनेस और म्यूचुअल एड पर था। एडम वाइशॉफ्ट ने देखा कि फ्री मशीनरी के स्ट्रक्चर आइडियल कुछ हद तक इल्यूमिनाटी के आइडियल से मिलते हैं। वाइशॉफ्ट ने सोचा कि अगर इल्यूमिनाटी के मेंबर फ्री मशीनरी के अंदर घुस जाए तो वो अपने विचार और आइडियल को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये प्रोसेस रिलेटिवली इजी था क्योंकि फ्री मैसेज नए मेंबर को एक्सेप्ट करते थे अगर वो उनके क्राइटेरिया पर खरे उतरते थे। कई बार कोशिश करने के बाद इल्यूमिनाटी के मेंबर फ्री मशीनरी के अंदर घुस जाते हैं। तब उन्होंने फ्री मशीनरी के अंदर अपने आइडियाज को स्प्रेड करना शुरू किया। मीटिंग और डिस्कशन में इल्यूमिनाटी के मेंबर अपने विचार रखते हैं और कुछ फ्री मैसेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। इल्यूमिनाटी का फ्री मशीनरी के अंदर घुसने का एक मकसद ये भी था, मासोनिक लॉजेस अपने लोगों को एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क प्रोवाइड करते थे। इल्यूमिनाटी के मेंबर ने इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने इन्फ्लुएंस को यूरोप के अलग अलग इलाकों तक पहुंचाया। फ्री मशीनरी के मेंबर जनरली वेल कनेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे जो इल्यूमिनाटी की स्प्रेड में मददगार साबित होते हैं। साल 1780s के दौरान इल्यूमिनाटी ने अपने मेंबर को काफी तेजी से बढ़ाया। बवेरिया जर्मनी में इसका असर सबसे पहले फैलता है। साल 1784 तक इल्यूमिनाटी के मेंबर की संख्या लगभग 2000 तक पहुंच जाती है। ये मेंबर यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स से थे, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली और स्विट्जरलैंड के लोग भी शामिल थे। इल्यूमिनाटी के कई मेंबर दुनिया के पावरफुल और प्रभावी लोगों में से थे, जिसमें स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिकल लीडर्स शामिल थे। ये सोसाइटी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सोफिस्टिकेटेड मेथड्स और स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती थी। उनका एजेंडा था रिलीजियस डोगमा और मोनार्ची को चैलेंज करना और एक रेशनल और सेकुलर सोसाइटी का निर्माण करना। पर दोस्तों जब कोई सोसाइटी इतनी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो जाती है, उस पर शंका होना तो लाजमी है। फिर वक्त आता है साल 1785 का, जब बवेरिया के रूलर कार्ल थेडन ने इल्यूमिनाटी को बैन करने का ऑर्डर दिया। वो अपनी पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी के लिए खतरा समझते हुए इल्यूमिनाटी के साथ कई और सीक्रेट सोसाइटी पर भी बैन लगाते हैं, जिसमें फ्री मैसन्स, रोज़िक्रेशंस और कुछ रिलीजियस ऑर्डर शामिल थे। सोसाइटी को अपनी सीक्रेटिव, पोटेंशियली डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज के चलते टारगेट किया जाता है और उनको इलीगल डिक्लेयर करके उनके मेंबर्स और ऑपरेशंस पर क्रैकडाउन किया जाता है। इस क्रैकडाउन के बाद इल्यूमिनाटी अपने ऑपरेशंस को सीक्रेटली चलाने की कोशिश करते हैं, पर उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता चला जाता है। बवेरिया अथॉरिटीज ने इतनी सख्ती से क्रैकडाउन किया था कि इल्यूमिनाटी के बचे कुछ मेंबर को अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छुपाना पड़ता है। फिर ये सोसाइटी धीरे धीरे अंधेरे में कहीं खो जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या इल्यूमिनाटी सच में खत्म हो गई थी या फिर वो आज भी अपने हाइडन एजेंडे और सीक्रेट ऑपरेशन के साथ दुनिया पर असर डाल रही है? ये सवाल आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ थ्योरीज कहती हैं सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस इल्यूमिनाटी के मेंबर होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन और कल्चरल ट्रेंड्स पर होता है। जैसे बियोंसे के बारे में कहा जाता है कि ये इल्यूमिनाटी की मेंबर है, क्योंकि बियोंसे के म्यूजिक वीडियो में इल्यूमिनाटी सिंबल जैसे कि पिरामिड्स, आई ऑफ प्रोविडेंस और हैंड साइन देखे गए हैं। इनके अलावा बराक ओबामा, क्योंकि बराक ओबामा की पॉलिटिकल स्पीचेस में इल्यूमिनाटी के सिंबल जैसा कुछ इमेजरी देखा गया है। ओबामा की स्पीचेस में ओके हैंड साइन को इल्यूमिनाटी सिंबल से जोड़ा गया है। ये भी कहा जाता है कि ओबामा का रूल ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर इल्यूमिनाटी का कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए था। इनके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, कानिया वेस्ट, लेडी गागा, माइली साइरस और एंजेलिना जोली ये कंस्पिरेसी थ्योरी इन सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के सिंबल, जेस्चर और पब्लिक अपीयरेंसेस को इल्यूमिनाटी के सिंबल और हाइडन मैसेज से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये क्लेम मोस्टली इंटरनेट फोरम्स और कुछ पॉपुलर बुक्स और आर्टिकल से आते हैं, जैसे कि मार्क डाइस ने अपनी किताब द इल्यूमिनाटी फैक्ट एंड फिक्शन
इल्यूमिनाती के बारे में कई थ्योरीज और उनके क्लेम्स डिस्कस किए हैं। उन्होंने कई सेलिब्रिटीज को इल्यूमिनाती के साथ जोड़ने की कोशिश की है। डेविड एक ब्रिटिश राइटर और पब्लिक स्पीकर हैं जो इल्यूमिनाती और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर अपनी कंस्पिरेसी थ्योरीज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी किताब जैसे कि द बिगेस्ट सीक्रेट और द चिल्ड्रन ऑफ द मैट्रिक्स में इल्यूमिनाती के बारे में अपने विचार रखे हैं। डेविड का कहना है कि एक छुपी हुई एलीट ग्रुप दुनिया पर कंट्रोल कर रही है। इनके अलावा एलेक जोन्स एक अमेरिकन रेडियो शो होस्ट और फिल्म मेकर हैं। उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज और आर्टिकल में इल्यूमिनाती और उनके इन्फ्लुएंस के बारे में लिखा है। जोन्स का मानना है कि इल्यूमिनाती फेमस सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस को कंट्रोल कर रही है। इनके अलावा फ्रिट्ज मायर उनकी किताब ब्लड लाइन ऑफ द इल्यूमिनाती, जिम मार्श एक जर्नलिस्ट और ऑथर, उनकी किताब द इल्यूमिनाती द सीक्रेट सोसाइटी हाईजैक द वर्ल्ड में इन सभी लोगों ने अपने विचार और अनुमान की बुनियाद पर इल्यूमिनाती के होने का दावा किया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौर करोगे, इन कंस्पिरेसी थ्योरीज के क्लेम अधिकतर अनुमान पर आधारित हैं और इनके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है जो इल्यूमिनाती के मॉडर्न मेंबर के बारे में कोई कॉन्क्रीट प्रूफ दे सकता हो जो आज के दिन इनके एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता हो। बल्कि कई स्कॉलर्स और एक्सपर्ट ने इन क्लेम्स को डिस्क्रेडिट करते हुए कहा है कि ये सब बातें काल्पनिक हैं। जैसे कि माइकल बार्कन ने अपनी किताब ए कल्चर ऑफ कंस्पिरेसी में इल्यूमिनाती थ्योरीज को अनफाउंडेड और अनवेरिफाइड क्लेम के रूप में रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि अधिकतर गुप्त समूह के बारे में क्लेम काल्पनिक हैं। इनके अलावा रिचर्ड हार्स्टेडर द पैरानॉइड स्टाइल इन अमेरिकन पॉलिटिक्स में कहते हैं कई बार लोगों की आशंकाएं और डर की वजह से ऐसे क्लेम निकल करके आते हैं। इनके अलावा डेनियल पाइफ ने अपनी किताब कंस्पिरेसी हाउ द पैरानॉइड स्टाइल कंस्पिरेसी थ्योरी और उनके प्रभाव के बारे में लिखा है और वो इल्यूमिनाती थ्योरी को भी डिस्क्रेडिट करते हैं। इनके अलावा रॉब ब्रदरटन अपनी किताब सस्पिशियस माइंड व्हाई बिलीव कंस्पिरेसी थ्योरी में समझाते हैं कि लोगों के दिमाग किस तरह से कंस्पिरेसी थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। पहली बात, रॉब ब्रदरटन कहते हैं लोगों के दिमाग नेचुरली पैटर्न को देखने और पहचानने के लिए बने होते हैं, चाहे वो एग्जिस्ट करें या ना करें। जब लोग किसी रैंडम या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पैटर्न देखते हैं, वो कंस्पिरेसी थ्योरी को एक्सेप्ट करने लगते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं इंसान अक्सर किसी भी इवेंट या फिनोमेना के पीछे किसी एजेंसी या एक्टर को देखता है। ये सोच समस्याओं के कॉम्प्लेक्स और रैंडम कारणों को सिंप्लीफाई करने में मदद करती है। तीसरी बात, वो कहते हैं लोग अक्सर वही इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं जो उनके पहले से बने विश्वास को कंफर्म करे और जो इन्फॉर्मेशन उनकी सोच के खिलाफ होती है उसे वो इग्नोर करते हैं। ब्रदरटन कहते हैं कि ये बेस कंस्पिरेसी थ्योरी को और मजबूत बनाता है। चौथी बात, वो कहते हैं कि लोग मानते हैं कि बड़े इवेंट के पीछे बड़ी वजहें होती है, इसलिए जब भी कोई इवेंट होता है वो सोचते हैं कि उसके पीछे कोई बड़ी कंस्पिरेसी होगी। पांचवी बात, वो कहते हैं कि लोग अक्सर अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। अगर उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स कंस्पिरेसी थ्योरी में विश्वास करते हैं तो वो भी इन विश्वासों को अडॉप्ट कर सकते हैं। इनके अलावा कैरिन एम डगलस एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कई रिसर्च आर्टिकल में बताया है कि साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स कंस्पिरेसी थ्योरीज के प्रचार को बढ़ाते हैं। उन्होंने इल्यूमिनाती थ्योरी को भी समझाया है। इनके अलावा जोसेफ यूएसकिंस्की अपनी किताब अमेरिकन कंस्पिरेसी थ्योरी में कंस्पिरेसी थ्योरीज को एनालाइज किया है और इल्यूमिनाती के क्लेम को भी समझाने की कोशिश की है। कई सेलिब्रिटीज ने खुद पब्लिकली डिनाई किया है कि इल्यूमिनाती से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बियोंसे ने कई बार मीडिया में इस बात को रिजेक्ट किया है कि उनका इल्यूमिनाती से कोई कनेक्शन है। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा, इल्यूमिनाती के नाम पर बहुत सारी कहानियां और थ्योरीज हैं। हकीकत यह है कि इल्यूमिनाती साल 1776 में शुरू हुई थी, मगर साल 1785 में उस पर बैन लगा दिया गया था। आपका इस बारे में क्या सोचना है दोस्तों? क्या आप मानते हैं इल्यूमिनाती सच में आज भी मौजूद है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।